भारत एक ऐसा देश जहां लोगों की शादी, तलाक और संपत्ति के नियम उनके धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए कानून अलग है, आप मुस्लिम हैं तो कानून अलग है, और अगर आप ईसाई हैं तो आपके लिए कानून अलग है। अब सवाल उठता है कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के लिए कानून धर्म के आधार पर होने चाहिए। यही सवाल आज पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जन्म दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इससे जुड़े तमाम फैसले आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि भाई साहब, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे देश में धर्म के आधार पर नहीं, सबको एक ही तरीके के कानून से नापो तौलो। क्योंकि देखिए, भारत में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और यहां रिलीजन को बहुत ज्यादा मान्यता दिया जाता है, धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता दिया जाता है। इसी वजह से कानून सबके लिए अलग अलग हैं। चाहे वो शादी के कानून हो, डिवोर्स के कानून हो, सक्सेशन यानी कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसका कानून हो, या फिर इनहेरिटेंस का कानून हो, तमाम कानून उनके धर्म के हिसाब से हैं। इस वजह से हमारे कानून को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी कमियों को फायदा उठाते हुए कई लोग कानून को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि भाई साहब देखिए, बहुत जटिल हो चुका है हमारा कानून, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है, तो आगे और भी बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए सर, आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हो ना, पर्सनल लॉ के प्रोविजंस की बात करते हो, तो अगर हम लोग देखिए, एक तो ये कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट अकेला नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब एक आम इंसान के जीवन से जुड़े हुए कानून है। अब उनको अलग अलग कानूनों को एक एक थाली में लेकर के आना, यानी कि एक ही धागे में बांट देना, बहुत डिबेट की जरूरत पड़ेगी, बहुत डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग कानूनों को डीप में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो भैया, कोर्ट अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसमें जरूरत क्या पड़ेगी? कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पूरा डिबेट, डिस्कशन, कानून, पार्लियामेंट सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये कानून बन पाएगा। और कोशिश हमको अभी से करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर हम किसी कानून को एकदम से हटा देते हैं तो लीगल वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, एक पद खाली हुआ और दूसरा पद आने में अभी 10 दिन का गैप है, तो 10 दिन ये सीट खाली रहेगी। वैसे ही अगर हम लोग किसी का पर्सनल कानून हटाते हैं और फिर वो कानून की जगह बची रह जाएगी, क्योंकि नया कानून अभी आया नहीं है, तो लीगल वैक्यूम होगा, और यहां पर लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कानून की कमजोरियों का। आज मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, कब से कहानी शुरू हुई, क्या क्या कहानी शुरू हुई, एक एक चीज। ठीक है बच्चे? तो कोर्ट ने क्या बोला कि भैया डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, और किसके बारे में? तो मैरिज के कानून के बारे में। जैसे कि मान लीजिए शादी, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। हिंदू में तलाक अलग तरीके से होते हैं, मुस्लिम में तलाक अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके से रूल रेगुलेशन है, इस वजह से लोग फायदा भी अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं। एडॉप्शन, जब कोई बच्चा एडॉप्ट करता है तो उसका कानून अलग अलग है। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सबके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करने वाले हैं। और इन सबको मिला करके क्या होना चाहिए? सिंगल सेट ऑफ सिविल लॉज, यानी कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये पूरा का पूरा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है बच्चे? अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान के हिसाब से क्या क्या आधार बनते हैं संविधान के हिसाब से बच्चे। ठीक है? संविधान में डेफिनेटली इतने बड़े बड़े कानून है, तो संविधान में तो दिया ही रहेगा। तो संविधान में क्या होता है? देखिए, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की इजाजत देता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि भैया ये राज्य की ड्यूटी है। क्या कहता है आर्टिकल 44 की? राज्य की ड्यूटी है। और क्या राज्य की ड्यूटी है? द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे भारत में सारे निवासियों के लिए, सारे नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यह अधिकार दिया जाता है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 44 हमारे संविधान के। तो यहां पे तो साफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल ही रहा है, साफ सुप्रीम कोर्ट बोल ही रहा है कि भैया ऐसा करो, जल्दी से लगा दो यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि संविधान भी हमारा ये बात बोलता है। ठीक है बच्चे?
अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है, जब अंग्रेज यहां पे हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने भाई साहब दो तरीके के कानून बनाए थे, ठीक है। अब देखिए, पर्सनल लॉ अलग बनाए थे और उन्होंने क्रिमिनल लॉ अलग बनाए थे। यानी कि क्रिमिनल लॉ अलग बनाए और पर्सनल लॉ अलग बनाए। तो क्रिमिनल मैटर्स तो सबके लिए सेम थे, लेकिन अंग्रेजों ने पर्सनल कानून का मतलब होता है शादी ब्याह, प्रॉपर्टी पर्सनल होता है, किसी इंसान से जुड़े होते हैं। तो ये यहां पे उन्होंने सेपरेट बनाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारत एक ऐसा देश है भाई साहब जहां पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे कट मरेंगे लोग। तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ तो बिल्कुल सेम बनाए थे, लेकिन सेपरेट बनाए थे क्या, पर्सनल लॉ, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं को देखोगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था कि यार देखो, हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। एक तो सोसाइटी धर्म के नाम पे डिवाइडेड है, और धर्म के नाम पे भी अगर हिंदू में देखो तो हिंदू में भी एसटी, एससी, ओबीसी तमाम तरीके से जाति पाति में डिवाइडेड है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस फेवर में थे कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यानी कि आप सोचिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से चला आ रहा है ये डिबेट, और अभी तक लागू नहीं हुआ है। नो डाउट कुछ स्टेट्स ने लागू किया है, जैसे कि गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, लेकिन स्टेट लेवल पे लागू है, नेशनल लेवल पे लागू नहीं है। अब नेशनल लेवल पे इनको लागू किया जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए, तो भीमराव अंबेडकर ने साफ बोल दिया था कि नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने बोला था कि नहीं लागू होना चाहिए। अब डिबेट छिड़ी, लेकिन यहां पे पलड़ा भारी हो गया नहीं लागू होने वाले का। तो उन लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार ना बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बना दिया, ठीक है बच्चे। तो अपोजिशन ने बहुत ज्यादा बवाल काटा यहां पे, तो क्या बना दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं बनाया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि आजादी के बाद, ठीक है बच्चे। आजादी के बाद की बात करें तो हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया गया। इसका मतलब क्या होता है, हिंदुओं के लिए कुछ कानून बनाए गए, हिंदुओं के लिए कुछ कानून बनाए गए, ठीक है बच्चे। उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू कोड बिल, जो कि 1955-56 में आया था, ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या है इसकी पीछे की कहानी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड आज से नहीं आ रही है, आज से नहीं आ रही है। इसमें क्या क्या पिछले वाले कानून में क्या क्या कमियां थी, एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। याद रखना, लेक्चर में अंत तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो देखिए, जुडिशियल डेवलपमेंट सपोर्टिंग यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन कौन सी कहानियां यहां पे जस्टिफाई करती हैं, ध्यान सुनेगा। पहला आप लोग देखिए, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ठीक है बच्चे। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये केस कैसा है भाई साहब, देखिए अब ये केस ऐसा है कि एक हस्बैंड जी है, और उन्होंने खूब मारा पीटा और अलग कर दिया अपनी पत्नी को, और बोल दिया कि तलाक दे दिया। तो इसने भाई साहब, ठीक है, शाह बानो ने क्या मांगा, मेंटेनेंस मांगा कि भैया हमको मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन कोर्ट यहां पे बोल दिया गया कि नहीं, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मुस्लिमों की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुस्लिम मैरिज लॉ, ठीक है बच्चे, मुस्लिम मैरिज लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो यहां पे क्या किया गया मुस्लिमों के द्वारा कि भाई मतलब अहमद शाह के बाद मोहम्मद अहमद खान के द्वारा कि छोड़ दिया गया अपनी पत्नी को बच्चों के साथ ही, और उनको मेंटेनेंस नहीं दिया गया, ठीक है बच्चे, मेंटेनेंस नहीं दिया गया। तो यहां पे क्या बोला मोहम्मद अहमद खान को कोर्ट ने कि नहीं, आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि नहीं, एक कानून है, ठीक है, शरीयत कानून है, उसमें 3 महीने का ही मेंटेनेंस दिया जाता है, 3 महीने का ही मेंटेनेंस आप लोग देखोगे दिया जाता है, ठीक है बच्चे। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, आपको पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस औरत को, क्योंकि उस बच्चे वही पाल रही है और आप पे डिपेंडेंट है, वो जॉब नहीं कर रही है, ठीक है बच्चे। तो मोहम्मद अहमद खान वाले केस में आप लोग देखोगे मेंटेनेंस का सवाल आया है। अब यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि मुस्लिम कानून क्या बताता है कि सिर्फ 3 महीने के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पूरी जिंदगी का मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा ना भाई साहब, सीधी सीधी बात है। तो याद रखेगा, तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम की कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे देखिए, मुस्लिम जो कानून है शादी को लेकर के, ब्याह को लेकर के, वो कितना कमजोर है कि 3 महीने का आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा, और हम कुछ भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते और देंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे शरीयत कानून में साफ लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे बोला गया नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो सभी के लिए सेम कानून रहेगा, कोई 3 महीना कोई 6 महीने नहीं, भैया देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, जैसा हमारे हिंदुओं में है, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। एक केस आप लोग देखोगे, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चे। यहां पर भी आप लोग देखोगे कि
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत कैसे महसूस हुई। अब देखिए, सरला मुद्गल वैसे यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुद्गल के पति जो थे मुस्लिम थे, है ना, हिंदू थे। सरला मुद्गल मुद्गल के पति हिंदू थे। अब हिंदुओं में एक ही शादी अलाउ है, हिंदुओं में एक ही शादी अलाउ है, लेकिन मुस्लिमों में 2 शादी अलाउ है, 3 शादी अलाउ है। तो इन्होंने क्या किया, सरला मुद्गल के पति ने एक शादी इनसे की और दूसरी शादी की, लेकिन उस अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। अब तो मैं मुस्लिम बन गया, मैं 2-3 शादियां कर सकता हूं। तो यहां पर भी कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के, ना, ऐसा नहीं होता है। आप अपने अपराध को छुपाने के लिए दूसरी शादी छुपाने के लिए धर्म बदल रहे हो, क्योंकि मुस्लिमों में अलाउ है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो यहां पे सबके लिए बराबर कानून होता, तो ये बंदा फायदा नहीं उठा पाता कानून की कमजोरियों का। ठीक है बच्चे, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, ये देखिए ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। ट्रिपल तलाक ये तो 2017 का ही, मतलब केस तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका फैसला 2019 में भी हो गया था। ट्रिपल तलाक वाला, अगर पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, एसएमएस में बोलते तलाक तलाक तलाक, कॉल पे बोलते तलाक तलाक तलाक, तो तलाक 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 हो जाएगा। और यहां पर सिर्फ पतियों को अधिकार था तलाक 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 कहने का, औरतों को अधिकार नहीं था। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि यार यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी ज्यादा जरूरत है पूरे देश में। हमारे हिंदू वाले में तो देखो भाई बहुत कुछ बेहतरीन चल रहा है, बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रहा है। लड़कियों को प्रॉपर्टी का अधिकार बराबर बराबर दिया गया है, तलाक का अधिकार मर्द को जितना है उतना ही औरत को भी है, हर चीज, एक ही शादी कर सकते हैं, 2 शादी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जहां पे गलत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और वही गलत गलत लूप होल्स का फायदा उठाकर के लोग क्राइम करके धर्म बदल लेते हैं, जैसा कि इन जनाब ने किया था। ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे जजमेंट क्या बता रहे हैं, सारे के सारे जजमेंट की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है बच्चे, और सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे अभी जोर दे रहा है। चलिए अब देख लेते पर्सनल, मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है पर्सनल लॉ का। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो हिंदू का देख लेते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड इन 4 एक्ट, यानी कि आप देखो 4 तरीके के एक्ट, कानून बनाए गए हैं हिंदुओं के पर्सनल लॉ से रिलेटेड। हिंदू मैरिज एक्ट, जाहिर सी बात है, एक ही शादी करोगे, दूसरा शादी करने के लिए पहली वाली तलाक लेना पड़ेगा, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो, यानी कि एट द सेम टाइम एक समय में एक ही शादी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चे, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर लेते हैं, और यानी कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है तो बेटी और बेटा दोनों को सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ इस तरीके की चीज है। ठीक है, हिंदू माइनॉरिटीज गार्जियनशिप एक्ट, यानी कि माइनॉरिटीज जो है उनको उनकी प्रॉपर सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हो तो आप गोद ले भी सकते हो, और हस्बैंड वाइफ दोनों गोद लेना चाहे गोद ले सकते हो, पोस सकते हो, पाल सकते हो, एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर। तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट हो गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया। यानी कि आप देखोगे कि हिंदुओं के लिए ये सारे सारे कानून है, और ये सेम कानून है हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज्म, सभी के लिए सेम कानून आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, याद रखेगा, अलग अलग चीजें आप लोग दिखाई देंगे। हिंदू डिस्पोजन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप लोग देखोगे। अब देखो, यानी कि प्रॉपर्टी एक्ट में क्या देखोगे, 2005 में जो आया था, 2005 में जो आया था कि भाई साहब हिंदुओं में जो बेटी है और बेटा है दोनों को सेम अधिकार मिलेंगे प्रॉपर्टी में पिताजी के। ऐसा नहीं है कि भैया बेटों को मिलेगा। लेकिन मुस्लिमों में क्या हुआ, मुस्लिम जो इस्लाम कानून है उसमें क्या हुआ कि नहीं भाई, बेटे का अधिकार है, बेटी गई भाड़ में, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब फीमेल की कोई भी औकात नहीं है, याद रखेगा, मैं साफ बता रहा हूं, शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, आप कानून उठा के देख लेंगे तो। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा जो ये पूरा पूरा संविधान बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया था। संविधान कहता है कि नहीं यार, रिलीजन को, धर्म को ठीक है संभालो, मानो, लेकिन उससे किसी इंसान की पर्सनल हानि नहीं होनी चाहिए। तलाक तलाक तलाक, मतलब क्या करेगी भाई तुम्हारी बीवी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सारी सारी चीजें आप लोग देखोगे तो हिंदू हिंदू जो एक्ट है वो काफी ज्यादा सही दिखाई देगा। ठीक है, मुस्लिमों में बात कर लेते हैं। ठीक है, मुस्लिमों में क्या है, इनका ज्यादातर कानून क्या है ना, इनका धर्म पे, रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि किताबें है ना धार्मिक, उन पे आप लोग देखोगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, शरीयत एप्लीकेशन, मुस्लिम का जो एक्ट आया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937, तभी से चला आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, आप लोग ये देखोगे। क्रिश्चियन में देखोगे भाई, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 आया था। सेकुलर ऑल्टरनेटिव लॉ यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आया था, अलाउस इंटर रिलीजन मैरिज, यानी कि ये एक्ट के अंदर आप लोग एक दूसरे के धर्मों में शादी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव वाला कानून आपको यही दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1973, बहुत पुराना है भाई, और यहां पे आप लोग देखोगे कि आप 2 शादियां भी कर सकते हो। जो भी मैंने आपको पुरानी कहानियां बताई ना, वो सारी इसमें आप लोगों को दिखाई देंगी। ट्रिपल तलाक वाली होगी, प्रॉपर्टी सिर्फ बेटे के पास होगी, बेटी के पास नहीं होगी, कुछ हद तक बेटी के पास रहती है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे 80-85% सिर्फ बेटे के पास ही जाएगी, यानी कि फीमेल के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया है।
अब देखिए, दो लोगों में ये वाला जो कानून है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दो धर्म कानून मतलब शादी कर सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम से मुस्लिम हिंदू शादी कर रहा, तो कैसे करेगा, कौन से कानून के तहत उनकी शादी मानी जाएगी, हिंदू वाली या मुस्लिम वाली? इस हिसाब से अगर हिंदू वाला बंदा है, ठीक है, तो जैसे सरला मुद्गल वाला है, तो उसका पति ने क्या किया था भाई, दूसरी शादी कर सकता है, हिंदू होकर तीन शादी करेगा, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करेगा तो एक ही शादी करेगा। तो यार यहाँ पे कोर्ट पागल नहीं हो जाएगा क्या कि भाई कहां कैसे फैसला दे दूं यार, कौन गलत है कौन सही है? तो सारे के सारे चीजें आप लोग क्या देख रहे हो कि भैया कानून का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। अब देखिए, जरूरत है, कानून को समझने की जरूरत है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, और बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से ही कानून लगा के बैठे हुए हैं। जैसे कि गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा भाई साहब पोर्चुगीज सिविल कोड यानी कि 1867 से ही यहाँ पे वो कानून चल रहा है, पुर्तगालियों ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक कम्युनिटी पर है। उत्तराखंड ने थोड़ा लेट किया था, 2024 में किया था, और उत्तराखंड तो इतना सही है भाई साहब, इसने 2025 के एंड में 2025 के एंड में इसने क्या कर दिया, अमेंडमेंट भी कर दिया कि देखो कोई भी कानून जब लागू होता है ना बच्चे, ठीक है, कोई भी कानून जब लागू होता है तो उसमें कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। तो उस कमियों को दूर करने के लिए भाई साहब इसने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट एक्ट उत्तराखंड का यानी कि 2025 के एंड में अमेंडमेंट भी कर दिया। देखिए कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गुजरात में हो गया, अभी आसाम में हो गया, ये बहुत सारे जगह पे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार को साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, वार्निंग दे दी है कि भैया जल्दी से जल्दी अब इसको लागू कर दो, वरना हमारा देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ही बट चुका है, ऐसा ना हो कि इतने इतने टुकड़ों में बंटने लग जाए, एक ही देश में 50 कानून चलने लग जाए। क्योंकि जिस तरीके से धर्म पैदा हो रहे हैं, पहले क्या हुआ करते थे भाई, थोड़े बहुत धर्म हुआ करते थे, आज देखो ना जाने कितने धर्म है, कईयों को तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे भाई साहब, इतने सारे धर्म पैदा हो रहे हैं। तो क्या सभी के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे? नहीं भैया, पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, ताकि किसी के साथ ट्रिपल तलाक बोल के तलाक नहीं लिया जाएगा। वैसे ट्रिपल तलाक वाला 2019 में हटा दिया गया है, अब ये ट्रिपल तलाक वाला नहीं होता। चाहे और प्रॉपर्टी का बराबर बराबर का अधिकार सबका होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटी बेटा को बराबर कानून मिलना चाहिए। शादी का एक ही शादी होनी चाहिए, दो तीन शादी मत करो, क्योंकि भाई जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो ना, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो भाई कहीं ना कहीं हमारे पूरे देशवासियों के फेवर में, उनके अच्छाई के लिए, उनके हक में अगर आप चाहते हो जिंदगी को, कंट्री को, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना पड़ेगा आप लोग, और लेकर के आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।